तो आज हम लोग मुगल से ही शुरू करते हैं। और मुगल के बाद पहले तो मुगल का राजनीतिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद उसका प्रशासन का थोड़ा चीज जानेंगे, अगर टाइम मिलता है तो प्रशासन और राजस्व व्यवस्था, ये दो चीज महत्वपूर्ण है उसका। उसके बाद पूरा सल्तनत का एक दिन हम लोग नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, कला और संस्कृति उस समय का देखेंगे। और एक दिन हमको लगेगा आपको मध्यकाल का पूरा सामाजिक, आर्थिक और इतिहास, जिसमें हम लोग भक्ति, सूफी वगैरह जो भी आंदोलन चला था उसको डिस्कस करेंगे। 3 दिन हम लोग अभी मेडिवल में देंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य से। देखिए, भारत में अभी तक जो भी हिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं, एंशियंट से वैदिक एज से अगर हम लेकर के चले, तो जब कभी भी मध्य एशिया में कुछ हलचल मची है तो उसका इफेक्ट जो है वो भारत पर पड़ा है। और पूरा मध्यकालीन भारत तक अगर हम देखेंगे, मध्यकालीन भारत के बाद से समुद्रिक शक्ति का या यूरोपियन शक्ति आना शुरू करती है, लेकिन मध्यकाल से पहले अगर हम देखें, मध्यकाल तक हम देखें, तो वेस्ट एशिया में या मध्य एशिया में जो कुछ भी उठापटक होता था, जो कुछ भी वहां पर परिवर्तन होता था, उससे भारत का सत्ता प्रभावित होता था। चाहे वो वैदिक आर्यों का आगमन हो, उसके बाद यूनानियों का हो, शकों का हो, कुषाणों का हो, एक लंबा फहरिस्त, एक लंबी सूची है आक्रमणकारियों की, और उनका भारत में आकर के भारत में सत्ता स्थापित करने का और फिर भारत का ही होके रह जाने का। अब मध्यकालीन भारत के भी शुरू में हम लोगों ने देखा कि वहां पर तुर्क और अफगान वो आकर के जो पूर्व मध्यकालीन काल का फेज था, या मुगल 1526 में मुगल आते हैं, उससे पहले का जो फेज था, जो 3 तुर्क और 2 अफगान शासकों का फेज था सल्तनत काल, उस समय भी देखते हैं कि मध्य एशिया में उठापटक होती है और उसके कारण वो भारत की तरफ आते हैं। अब देखिए कि इस समय फिर मध्य एशिया में देखेंगे कि जब हम लोग तुगलक वंश का अंत देख रहे थे उस समय तैमूर, उससे पहले अगर हम जिस समय इल्तुतमिश की चर्चा कर रहे थे उस समय चंगेज, इन लोगों के आतंक से पूरा मध्य एशिया त्रस्त था। अब उसके बाद जब वो अपने साम्राज्य का बंटवारा करता है, चाहे वो तैमूर करे या फिर चंगेज करे, वो सब अपने जो भी उसके भाई बंधु होते थे उसमें बराबर में साम्राज्य को बांट देता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि तैमूर के मरने के बाद उसके जो वंशज थे वो बहुत बड़ी संख्या में उस जगह फैल चुके थे, और मंगोलिया और उससे जुड़ा हुआ जो पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहां पर छोटे छोटे शासन व्यवस्था बना करके वो शासन कर रहे थे। और उनका जो मुख्य मुकाबला था, वो मुख्य मुकाबला या मुख्य जो उनका टकराहट था, वो टकराहट ईरान से हो रहा था, और ईरान में जो फारसी राजवंश था उसके साथ उसका टकराहट हो रहा था। इसी समय में वहां पर एक शैबानी खां उज्बेक का उदय होता है, जो उज्बेक कबीला से संबंधित था। तो वो जो भी मंगोल से संबंधित थे, मंगोलों से संबंधित जो भी वंश था, उसको समाप्त करके वो अपना शासन स्थापित करना चाहता था। इसी समय एक छोटा सा जगह था मध्य एशिया में, फरगना। तो बाबर का जो उत्पत्ति है या बाबर की शुरुआत जो होती है वो फरगना से ही होती है। इसके पिता का नाम अबू शेख मिर्जा था, जो फरगना एक छोटा सा जगह था जहाँ के वो शासक थे, जहाँ पर ये अपना शासन चला रहे थे। और मुख्य रूप से ये मंगोल वंश था जो भाई बंधु के कारण या कबीलाई संरचना के कारण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब क्या होता है कि शैबानी खां उज्बेक का जैसे ही वहां पर उदय होता है, वो एक शक्तिशाली लड़ाका था और उसके नेतृत्व में बहुत तेजी से उज्बेकों का उदय होता है, तो वो इन लोगों का सफाया करना शुरू कर देता है। अब शैबानी खां की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बाबर वहां पर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं स्थापित कर सकता था, या बाबर के आपसी जो रक्त संबंधी थे उनके बीच भी आपस में खींचातानी चल रही थी। इसी बीच एक दिन कबूतरबाजी करते करते उसकी पिता की अबू शेख मिर्जा की मौत हो जाती है, बाबर शासक बनता है,
और बाबर शासक बनने के साथ फिर युद्ध में उलझ जाता है, फिर उसको फरगना छोड़ के वापस हटना पड़ता है। फिर वो ईरान के शाह की सहायता से फरगना को लेने की कोशिश करता है, लेकिन शहबानी खां उज़्बेक का जो आतंक था उसका वो मुकाबला नहीं कर पाता है। वो इरादा अपना जाहिर करता है कि हम इस फरगना में या यहाँ के क्षेत्र में हम शासन नहीं स्थापित कर सकते, मेरे लिए जो माकूल जगह होगा, जो अच्छा जगह होगा जहां पर जाकर के हम अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर सकते हैं, वो हिंदू कुश के उस पार ही हो सकता है। तो इस कारण से वो वहां से पलायन करके काबुल और कंधार की तरफ अपना शासन स्थापित करने की कोशिश करता है, और फिर वो काबुल और कंधार को जीतने की कोशिश करता है। इसी बीच देखेंगे कि वो अपनी बहन का विवाह शहबानी खां से कर देता है, चाहता है कि दोनों के बीच संबंध अच्छा बने, लेकिन वो संबंध अच्छा नहीं बनता है। अंत में बाबर वहां से पलायन करके काबुल और कंधार के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लेता है। जब काबुल और कंधार में बाबर अपना शासन स्थापित करता है, तो इसी समय भारत में अगर देखेंगे तो इब्राहिम लोदी का शासन था, लोदी वंश के यहाँ पर शासन था। तो दो क्षेत्रीय शक्ति यहाँ पर बहुत तेजी से उभर रही थी। एक तो लोदी वंश स्थापित ही था यहाँ पर, और उसमें इब्राहिम लोदी भी बहुत अच्छा शासक था। और दूसरा राणा संग्राम सिंह, मेवाड़ में राणा संग्राम सिंह का शासन स्थापित था, और वो भी एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर रहा था। और उस समय देखें कि भारत का और भी जो क्षेत्र था, हमने पहले ही चर्चा कर रखा है कि बहुत सारे सल्तनतों में बंट गया था। जैसे गुजरात एक अलग शासक के अधीन था, मालवा अलग शासक के अधीन था, मालवा लोदियों खान जहां लोदी के अधीन था, उसी तरह फिर वो खिलजी के अधीन चला जाता है। तो अलग अलग शासक वहां पर हुसंग शाह के जैसे शासक मालवा में बने हुए थे। गुजरात में जाके देखेंगे तो महमूद बेगड़ा था, बहादुर शाह था, इस तरह छोटे रियासतों का शासन स्थापित था। बंगाल में देखेंगे, बंगाल में अफगानियों ने अलग अपना शासन स्थापित कर लिया था। और लोदी वंश जो था, वो लोदी वंश जौनपुर तक, जौनपुर में भी स्वतंत्र शासन था, लेकिन इब्राहिम लोदी और उसके पहले सिकंदर लोदी उसको मिला चुके थे अपने में। तो लोदी का जो शासन था वो दिल्ली से लेकर के और जौनपुर तक के क्षेत्र में स्थापित था। तो भारत भी उसमें बहुत भागों में बटा हुआ था, और अफगानियों में भी आपस में एक दूसरे से बन नहीं रही थी। राजस्थान में राणा संग्राम सिंह अर्थात राणा सांगा का शासन स्थापित था। दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था, और राणा संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोदी को पराजित भी किया था। लेकिन राणा संग्राम सिंह की नजर जो थी वो दिल्ली के सिंहासन पर थी, कि वो दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था, और चाहता था कि दिल्ली पर अधिकार स्थापित करके वो पूरे भारत पर धीरे धीरे शासन अपना स्थापित कर ले। और इब्राहिम लोदी से भी उसके जो अफगान रिलेटिव थे, उसके जो रक्त संबंधी थे, वो भी नाराज चल रहे थे। ऐसे में ही दो शासकों के द्वारा, एक दौलत खां लोदी के द्वारा और दूसरा राणा संग्राम सिंह के द्वारा, दोनों के द्वारा बाबर को निमंत्रण भेजा जाता है कि आप भारत पर हमला करें। हालांकि यह विवादास्पद प्रश्न है, विवादास्पद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा संग्राम सिंह इस गठबंधन में नहीं शामिल था, कुछ का मानना है कि राणा संग्राम सिंह इस गठबंधन शामिल थे, उन्होंने भी आमंत्रण भेजा था। तो उन दोनों के आमंत्रण पर बाबर भारत की तरफ आता है, और दोनों के बीच जो पहली लड़ाई होती है वो पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को होती है। अच्छा, कुछ लड़ाई का डेट आप याद रखेंगे, जैसे जो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई है, चाहे वो पानीपत की तीनों लड़ाई, खानवा की लड़ाई, जो महत्वपूर्ण लड़ाई है उसका डेट जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी कभी कभी डेट भी पूछ देता है। बक्सर, ये पलासी, इन सब का डेट भी पूछ देता है। तो डेट जरूर कुछ जो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं उसका डेट आप ध्यान में रखेंगे। उसके डेट को ये तो याद नहीं करना चाहते तो कम से कम उसको देखते रहेंगे, ताकि आपके नजर से गुजरता रहे तो ध्यान में रहेगा। तो पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को होती है। दोनों सेना के बीच भिड़ंत होता है। दोनों तरफ से लगभग सब बराबर ही स्थिति में थे। यहां पर बाबर के द्वारा दो नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक होता है तुलगुमा पद्धति, और दूसरा काम यहां पर किया गया था कि वो तोप का प्रयोग किया था। और तोप को क्या किया गया था कि दो
मतलब कि तोप को अलग अलग बांध के रखा गया था, दो तोप के बीच में जगह रखा गया था, उसमें सेना को छुपा के रखा गया था और फिर वो रिजर्व सेना के रूप में सामने से जाकर के हमला कर रहा था। तो इस दोनों पद्धति के कारण बाबर जो है, और ये जो पद्धति था रूमी जो रोम के सुल्तान को हराने के लिए अब्बासियों के द्वारा प्रयोग किया गया था, तो इसके कारण से इसको रूमी पद्धति भी कहा जाता है। तो इसी के प्रयोग से बाबर को यहाँ पर सफलता मिली थी। दूसरा चीज कि तोप का प्रयोग पहली बार 1526 की लड़ाई में ही बाबर के द्वारा भारत में किया गया था। तो इस दोनों के कारण बाबर को विजय मिलती है। हालांकि बाबर अपने पुस्तक बाबरनामा में जो इस विजय का कारण बतलाता है, वो बतलाता है कि अपने तीरंदाजों के कारण उसको विजय मिली है। मीन्स की जो उसके धनुर्धर थे, जो धनुष बाण चलाने वाले थे, उनके सहायता से ये विजय मिली थी। इस समय इसके जो दो तोपची थे, उसका नाम था, याद रखेंगे आप, एक उस्ताद अली था और एक मुस्तफा खां था। इसके दो तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा खां थे। इस दोनों के प्रभाव से ही उसका जो तोपखाना था वो तोपखाना समृद्ध था और इसी कारण से भारत को जीतने में उसको आसानी हुई, आराम से वो भारत को जीत गया। तीसरी बात इस लड़ाई का महत्वपूर्ण था कि इससे पहले युद्ध होता था तो लोग पराजित राजा को छोड़ दिया करते थे, उसको अपने अंदर सुल्तान बना लिया करते थे, या अपने अंदर उसको कहीं पर कोई पद दे दिया करते थे, या कहीं का कोई छोटा सा जगह का जागीरदारी वगैरह देके छोड़ दिया करते थे। इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बाबर जो है वो बादशाह की उपाधि धारण करता है। इसके पहले जितने भी शासक बने थे वो खुद को सुल्तान कह रहे थे। पहली बार पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में अपना शासन स्थापित करने के बाद बाबर खुद को बादशाह घोषित करता है। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है? एक सुल्तान कह रहा था खुद को और दूसरा जो है वो खुद को बादशाह कह रहा था, इंपेरर कह रहा था। दोनों में डिफरेंस क्या था? क्यों वो उससे पहले जितने भी थे वो सुल्तान थे, पूरा शासनकाल को हम लोग सल्तनत काल के रूप में देखते हैं, और अब से बादशाह बन रहा है। रीजन क्या रहा होगा? दो शब्द अलग अलग आया। नहीं, मिर्जा नहीं। अब हम पहले भी इसकी चर्चा आपके साथ किए थे। नहीं, ईश्वर का वो तो अलग चीज है। इसके पहले जितने भी थे वो खुद को या तो खलीफा का नायब घोषित किया करते थे, खलीफा से अपना मान्यता लिया करते थे और खलीफा के अंतर्गत खलीफा को सुप्रीम मानते थे और खुद को उसका सुल्तान मानते थे, उसके अधीन मानते थे। बाबर जो था वो नहीं मान रहा था इन सब चीजों को, वो खुद को बादशाह घोषित किया था। मीन्स की खिलाफत के प्रति श्रद्धा हो या कुछ हो वो अलग चीज है, लेकिन खिलाफत की राजनीतिक सत्ता को मानने से बाबर इनकार कर दिया था। और आगे देखेंगे पूरे मुगल जो हैं वो कभी भी इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं करते हैं कि उनको खलीफा से या खिलाफत से मान्यता मिले। तो फर्स्ट टाइम खिलाफत को पूरी तरह से नकार दिया गया था। खिलाफत की अवधारणा को नकारते हुए इसने खुद को बादशाह घोषित किया। खिलाफत की भी हमने आपके साथ चर्चा की थी। खिलाफत क्या होता था कि वहां पर धर्म और राजनीति दोनों एक व्यक्ति में वेस्ट हुआ करती थी। एक ही व्यक्ति में धर्म और राजनीति दोनों तरीका का प्रधान वही होता था, राजा भी वही होता था और धार्मिक हेड भी वही होता था। अब क्या हुआ कि खलीफा को उसने मानने से इनकार कर दिया। तो इसके दो परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे। एक कि उलेमा वर्ग को खुश करना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि जो धार्मिक प्रधान था या राजनीतिक प्रधान था उसकी प्रधानता को तो इसने अस्वीकार कर दिया। तब देखेंगे कि ये उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए आगे क्या क्या काम करता है बाबर या फिर हुमायूं। और फिर देखेंगे कि अकबर जब अपना धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण लेके आता है तो वो कैसे फिर इस पर काबू पाता है, वो क्या इसमें नया परिवर्तन करता है। तो पहला लड़ाई हुआ पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। दूसरी जो लड़ाई होती है महत्वपूर्ण लड़ाई वो खानवा का था। इसके बाद बाबर दिल्ली के सत्ता पर अधिकार कर लिया, दिल्ली में आसीन हो गया।
अब दो कारण इसका लिया जाता है। एक कारण यह कहा जाता है कि दोनों के बीच जो पैक्ट हुआ था वो पैक्ट था कि जब पानीपत की लड़ाई होगी तो वहां पर राणा सांगा बाबर का सहयोग करेगा, लेकिन राणा सांगा बाबर का सहयोग नहीं किया। इसका बहाना लेकर के बाबर ने राणा सांगा पर हमला किया। दूसरा जो धड़ा है उसका मानना है कि राणा सांगा के दिमाग में यह चल रहा था कि ये दोनों के बीच युद्ध होगा, उसके बाद हम इसको पराजित करके हम दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लेंगे। तो दोनों के बीच में लड़ाई तय थी। आगरा से कुछ दूरी पर खानवा में दोनों के बीच युद्ध होती है 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध में बाबर खुद को गाजी घोषित करता है। अब देखिएगा कि जैसे उसने बादशाह घोषित किया तो फिर उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए, उलेमा का समर्थन लेने के लिए इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा देता है। वो पानीपत की लड़ाई को उसने जिहाद नहीं कहा था, लेकिन खानवा की लड़ाई को उसने जिहाद की संज्ञा दी थी और खुद को उसने गाजी घोषित किया था। इस लड़ाई के पहले उसने अपनी सेना को संबोधित करते हुए एक लंबा संबोधन दिया था। संबोधन करने के बाद उसने शराब के जो प्याले थे या शराब को रखने वाले जो बर्तन थे उन सबको तोड़ दिया था और बहुत खूंखार तरीका से युद्ध लड़ा गया था। जहां पर पुराना जिन लोगों का बर्बर तरीका मंगोलों का था, जहां पर सिर के मीनार खड़े कर दिया करते थे, बाबर का अंतिम युद्ध था जहां पर उसने उस सिरों का मीनार खड़ा किया था और बहुत ही भयावह तरीके से इस लड़ाई को उसने जीता था। हालांकि इस लड़ाई में राणा सांगा नहीं मारा गया, राणा सांगा की पराजय हुई, राणा सांगा मैदान छोड़ के हट गया। फिर राणा सांगा के अपने ही सरदारों ने उसको विष देकर के मार दिया। तो राणा सांगा इस युद्ध में मारा नहीं गया था, राणा सांगा पराजित हुए थे। और इस अगला जो युद्ध हुआ वो चंदेरी का युद्ध हुआ। मेदिनी राय एक सरदार था। तो मेदिनी राय और बाबर के ये जो खानवा की लड़ाई हो रही थी वहां पर मेदिनी राय राणा सांगा के सपोर्ट में गया था, क्योंकि इसके पहले जो लड़ाइयां चल रही थी मालवा का के साथ युद्ध होता था और मेदिनी राय जो चंदेरी जो है वो अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो गुना ग्वालियर का इलाका है उसी क्षेत्र में चंदेरी हुआ करता था। तो अगला जो लड़ाई था वो मेदिनी राय के साथ हुआ। मेदिनी राय को इसने कहा कि हम शमशाबाद का इलाका दे देते हैं, तुम चंदेरी हमको सौंप दो। उसने इनकार कर दिया। वो युद्ध किया, युद्ध में मारा गया और जौहर जो लोगों की परंपरा थी उसको उसने अपनाया। तो 1528 की लड़ाई में चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। और अगला जो लड़ाई था वो घाघरा का लड़ाई था। तो ये जो युद्ध दो देखेंगे, ये जो दोनों खानवा और चंदेरी का युद्ध था वो उस समय के जो एक शक्तिशाली उपस्थिति जो राजपूतों की थी उन राजपूतों के साथ ये युद्ध था। इसके पहले देखेंगे कि पानीपत की लड़ाई में उसने अफगानों को पराजित किया था। अब जो बचे खुचे अफगान थे, जो लोदी के इब्राहिम लोदी की मौत के बाद, तो ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में शिफ्ट कर जाते हैं। बंगाल, बिहार, जौनपुर का जो इलाका था वहां पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो अगली जो लड़ाई होने वाली थी, अगली जो चुनौती मिलने वाली थी वो अफगानों की ही चुनौती मिलने वाली थी। और देखें कि आगे के लंबे समय तक अफगान वहां पर अपना चुनौती प्रस्तुत करते रहे थे। चाहे आगे चल के हम देखेंगे कि शेरशाह के नेतृत्व में अफगानों का फिर एक बार उदय होता है जब हुमायूं शासन में आता है। तो उन सब की पृष्ठभूमि यहीं से शुरुआत हो गई थी। तो अगला जो लड़ाई होता है वो घाघरा का युद्ध होता है। यही घाघरा के युद्ध में वो अफगानों को पराजित करता है। अफगानों को पराजित करने के बाद जौनपुर तक के क्षेत्र तक बाबर का शासन स्थापित हो जाता है। इस चीज को अगर आप देखेंगे इस मैप में जो आप देख रहे हैं ग्रीन से जो भी इलाका दिख रहा है, ये कंधार का क्षेत्र है। काबुल तो ये पहले ही वो स्थापित कर लिया था अपना शासन। पेशावर, लाहौर, मुल्तान और फिर दिल्ली में अपना शासन स्थापित करता है। खानवा की लड़ाई जीतने के बाद आगरा का क्षेत्र और ये सब पूरा उसके शासन के अंतर्गत आता है। और जब घाघरा की लड़ाई जीतता है तो जौनपुर और ये बिहार का, दक्षिण बिहार का जो इलाका था ये सब मुगलों के अधीन हो जाता है। लेकिन इसके बाद अभी की लंबा क्षेत्र, चाहे वो बंगाल का क्षेत्र हो, ये पूरा भारत अभी बचा हुआ था मुगलों को अपने अधीनस्थ करने में। लेकिन इसी समय 1530 में
बाबर जो है एक अभियान पर जाता है उत्तर पश्चिम की तरफ, फिर उधर ही उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इसकी मौत की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ी होगी, तो वो सब कुछ दंत कथाएं हैं, वो ऐतिहासिक सत्य नहीं है। तो लेकिन बाबर की मौत हो जाती है, फिर बाबर को कुछ लोगों के अनुसार आगरा में पहले दफनाया गया, फिर ले जाकर के काबुल में दफनाया गया। तो खैर वो सबसे आपको ज्यादा मतलब भी नहीं, वहां से प्रश्न भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि बहुत जल्द ही बाबर की मौत हो जाती है। बाबर की जब मौत होती है तो वो शासन तो अपना स्थापित कर लिया था, लेकिन अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। एक छोटे से प्रदेश में, एक छोटा सा जगह पर अजनबी की तरह वो आया, अपना शासन स्थापित किया, लेकिन वो एक इच्छा लेके आया था कि हम हिंदू कुश को पार करके और उस क्षेत्र में ही अपना शासन स्थापित करेंगे। इस कारण से वो यहाँ पर शासन स्थापित करता है, युद्ध लड़ता है, युद्ध में विजय हासिल करता है, लेकिन अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रयास किए बगैर उसकी मौत हो जाती है। अब फिर यहीं पर जो तैमूरियों या चंगेजों की जो परंपरा थी, वो परंपरा सामने आता है। क्या होता था कि उनके बीच, रक्त संबंधियों के बीच साम्राज्य को बांट दिया जाता था। अब बाबर की भी मृत्यु होती है तो उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों के बीच में होता है कि साम्राज्य को बांट दिया जाए। तो फिर यहाँ से साम्राज्य का बंटवारा शुरू हो जाता है। ये जो इलाका है काबुल कंधार का इलाका, ये कामरान उसका एक पुत्र था, उसको दे दिया जाता है, और ये दिल्ली का जो इलाका था ये हुमायूं को दे दिया जाता है। दो और उसके पुत्र थे, एक हिंदाल था, एक अस्करी था। लेकिन कामरान जो है वो काबुल और कंधार को लेकर के संतुष्ट नहीं होता है। वो आगे चल करके देखेंगे कि लाहौर और मुल्तान पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, लेकिन हुमायूं उससे उलझने के बनिस्बत वो भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का आवश्यकता महसूस करता है और इसी के दिशा में वो काम करता है। तो हुमायूं का जो पहला युद्ध की शुरुआत होती है, हुमायूं के द्वारा जो गतिविधि की शुरुआत होती है, वो सबसे पहले वो अफगानियों से उलझना चाहता है या अफगानियों का दमन करना चाहता है। फिर इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हुमायूं का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर हम हुमायूं के राज्यारोहण के समय की परिस्थिति को देखें तो मुगल साम्राज्य भारत में पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं किया गया था। उस समय हुमायूं की जो आयु थी वो मात्र 23 वर्ष की आयु थी, तो वो बहुत ही नवयुवक था। राजकाज का उसके पास कोई अनुभव नहीं था, भले ही वो युद्ध में पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन राजकाज का भी कोई उसके पास अनुभव नहीं था। साम्राज्य जो था वो उसके भाइयों के बीच में बांट दिया गया था। काबुल कंधार कामरान को दे दिया गया था। उसके जो दो छोटे भाई और थे, हिंदाल और अस्करी, तो ये दोनों हुमायूं के साथ ही रह रहे थे। कामरान जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वो काबुल कंधार लेकर के ही संतुष्ट नहीं होता है, वो आगे चल करके मुल्तान लाहौर वगैरह के क्षेत्र पर भी अधिकार स्थापित कर लेता है। इसी दौरान हुमायूं के सामने अफगानों की समस्या थी। अफगान समस्या की से निपटने के लिए वो सबसे पहले दौरा की एक लड़ाई लड़ता है। दौरा में वो अफगानियों को पराजित करता है और अफगानियों को पराजित करने के बाद चुनार पर घेरा डालता है। चुनार की हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे, शेरशाह के बारे में थोड़ा सा ये करेंगे था। तो ये चुनार का जो किला था, ये अभी आप देखेंगे मुगल सराय से थोड़ा जब आगे की ओर बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ, तो चुनार आपको नजर आएगा। उस जगह पर शेरशाह के अधीन में ये किला था। ये जो क्षेत्र था पहले लोदियों के अधीन था, फिर शेरशाह वहाँ के किलेदार की पत्नी से विवाह कर लेता है। विवाह करने के कारण यह किला शेरशाह के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पहला घेरा हुमायूं के द्वारा चुनार का ही डाला गया था। चुनार पर दो घेरा डाला गया था। पहला घेरा जब डाला गया था तो एक लंबे समय के बाद शेरशाह पराजित होता है, लेकिन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। उस संधि के अनुसार चुनार का घेरा हुमायूं हटा लेता है और शेरशाह अपने एक पुत्र को
हुमायूं के अधीन छोड़ देता है कि वो मुगलों के अधीन सेवा में रहेगा, मुगलों के साथ या मुगलों के पास गिरवी के रूप में रहेगा। और इस शर्त पर चुनार के घेरा को हुमायूं उठा लेता है। और इसी समय देखेंगे कि हुमायूं के साथ एक और समस्या आती है, जिसकी भी आप लोग बहुत कहानी पढ़े होंगे। वो कहानी थी रक्षाबंधन के अवसर पर आप लोग अक्सर जो कहानियां पढ़ते हैं कि कर्णावती और बहादुर शाह के बीच युद्ध, बहादुर शाह जो है वो चित्तौड़ पर हमला कर देता है, उसके बाद एक लेटर भेजा जाता है हुमायूं के पास, फिर हुमायूं जाता है वहां पर उसको बचाने के लिए। पढ़े होंगे ये कहानी, हम बचपन से ही पढ़े होंगे। तो यही कहानियों इसी जगह पर आती है। चुनार का घेरा डालने के बाद वह बहादुर शाह की समस्या से जूझना शुरू कर देता है। मीन्स कि उधर का जो 3 ग्रुप था, अफगानियों को छोड़ करके जो 3 ग्रुप था, मालवा, गुजरात और चंदेरी। तो चंदेरी को देखें कि चंदेरी को तो बाबर समाप्त कर चुका था, बच क्या गया था मेवाड़, मालवा और गुजरात। तो चूंकि राणा सांगा की मौत हो चुकी थी, राणा सांगा की मौत होने के बाद राजपूत सरदार जो थे, हमने पहले ही बताया कि उसको जहर देकर के मारा गया था। तो इसके कारण से राजपूत सरदार आपस में ही उलझे हुए थे, जिसके कारण से वो मेवाड़ का जो स्थिति था वो कमजोर स्थिति था। इसी समय बहादुर शाह चाहता है कि हम अपना शासन राजस्थान के क्षेत्र में अगर स्थापित कर लेते हैं तो फिर दिल्ली तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। और चूंकि गुजरात का शासन बहुत समृद्ध शासन हुआ करता था, इस कारण से, क्योंकि व्यापार वाणिज्य पर उसका नियंत्रण था और उसके पास आर्थिक स्रोत बहुत ज्यादा थे, तो इस कारण से बहादुर शाह कूच करता है मेवाड़ की तरफ। और इसी समय हुमायूं को लेटर लिखा जाता है, या लेटर लिखा जाए, या हो सकता है वो लेटर बाद में कहानी गढ़ा गया हो, लेकिन हुमायूं भी कूच करता है बहादुर शाह के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए। अब ये मांडू पहुंच जाता है और मांडू से होते हुए गुजरात की तरफ हमला करता है। तो बहादुर शाह भी वापस लौट के गुजरात चला जाता है, दोनों के बीच युद्ध होता है। गुजरात पर हुमायूं अपना शासन स्थापित कर लेता है, शासन स्थापित करके खुद फिर मांडू आके रहना शुरू कर देता है और वहां का शासन अपने भाई अस्करी को सौंप देता है। लेकिन अस्करी से वहां का शासन नहीं संभल पाता है, अस्करी के खिलाफ वहां पर विद्रोह होता है। फिर वो हुमायूं जो है वो फिर से जाकर के वहां पर अपना शासन स्थापित करता है। और इसी समय में, जिस समय गुजरात का समस्या चल रहा था, इसी समय में बिहार का जो क्षेत्र था, बिहार और बंगाल का क्षेत्र था, तो बिहार में मुख्य रूप से शेरशाह अपने पूरे उदय पर पहुंच गया था। वो बंगाल पर हमला करके बंगाल को अपने अधीन कर लिया था। सूरजगढ़ा की लड़ाई में उसने बंगाल के शासक को पराजित कर दिया था और बंगाल पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अब हुमायूं को लगता है कि हमारे लिए जो मूल समस्या है वो मूल समस्या अफगान समस्या है, अफगानियों से निपटना हमारी मूल समस्या है, बनिस्बत कि हम गुजरात या उधर हम उलझे रहें, उससे बेस्ट है कि हम पहले हम अफगानियों का दमन करें। और इसी बीच में पुर्तगालियों के साथ भी गुजरात का बहादुर शाह का जंग चल रहा था और इसी में धोखा से जो पुर्तगाली गवर्नर थे वो उसको एक जहाज में डुबो के, समुद्र में डुबो के मार देते हैं, वो मर जाता है और गुजरात पर मुगलों का शासन स्थापित था, वो स्थापित ही रह जाता है। फिर वहां पर कोई समस्या नहीं आती है। फिर हुमायूं आता है बिहार और बंगाल पर शासन स्थापित करने के लिए। तो दूसरा घेरा फिर वो डालता है चुनार पर। ये 1537 की घटना है, जब वह चुनार पर दूसरा घेरा डालता है। इस समय वो 6 महीने तक, बहुत लंबा समय उसको लग जाता है इस चुनार को जीतने में। वो अपने विश्वस्त तोपचियों के द्वारा भी इस किला को पराजित नहीं कर पाता है। पराजित तब ये किला तब छोड़ा जाता है जब शेरशाह अपना पूरा अपने जो पूरे उसके परिवार थे या उसका पूरा जो भी संपत्ति था उसको रोहतासगढ़ में शिफ्ट कर देता है। रोहतास का क्षेत्र जो अगर आप देखेंगे तो वही बहुत दुर्गम क्षेत्र था और बहुत ही दुर्गम किला वहां का भी था। तो वहां पर ये अपना सब कुछ शिफ्ट कर देता है और उसके बाद हुमायूं को बहुत आराम से बंगाल की तरफ जाने देता है। अब शेरशाह यहाँ पर दूसरा मंसूबा से काम कर रहा था। शेरशाह का मानना था कि हुमायूं अगर बंगाल की तरफ चला जाएगा और जब बंगाल की तरफ वो चला जाएगा तो फिर हम बिहार में उसका संपर्क काट देंगे, जो मुख्य मुगल क्षेत्र है दिल्ली से उसका संपर्क काट दिया जाएगा और तब आराम से हुमायूं को पराजित किया जा सकता है। वो इसी मंसूबे पर काम कर रहा था। जब बंगाल की तरफ हो गया तो वो दक्षिण बिहार की तरफ शिफ्ट हो गया
और बंगाल तक हुमायूं को जाने दिया। बंगाल पर हुमायूं अपना शासन स्थापित कर लेता है। शासन स्थापित करने के बाद वो वहाँ रुकता है। इसी बीच मतलब एक अफवाह उड़ता है कि हिंदाल खुद को मुगल शासक घोषित कर रहा है। इसी से घबरा करके हुमायूं फिर दिल्ली की तरफ आना चाहता है, जो बरसात का मौसम था। और इसी समय चूंकि शेरशाह चुनार, दक्षिण बिहार और इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय था, तो यहाँ के जो ज्योग्राफिकल जो भूगोल से यहाँ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। वो इसी का फायदा उठाते हुए हुमायूं की पूरी सेना को पहले बातचीत के लिए दबाव बनाता है, बातचीत करता है। बातचीत करते करते उसको कर्मनासा को पार करने का, कर्मनासा नदी के उस पार तक चले जाने देता है। और जब युद्ध करता है तो उस समय हुमायूं की सेना के पीछे कर्मनासा नदी रहती है। उसके पीछे कोई भी ऐसा सूत्र नहीं रहता है जहां से वो भाग करके दिल्ली या कहीं भी जा सके। तो बुरी तरह से हुमायूं की चौसा में पराजय होती है। और यहाँ पर एक भिस्ती के सहायता से वो अपना जान बचा पाता है। बाद में फिर वो इस भिस्ती को एक दिन के लिए बादशाह बनाता है। तो वो सब बहुत सारी कहानियां हैं, तो उससे आपको लेना देना नहीं है ज्यादा। ये ध्यान रखेंगे कि चौसा की लड़ाई शेरशाह की कूटनीति और शेरशाह का पूरा जो एक उभरते हुए शासक की जो क्षमता थी उसका परिचायक था, जो कि भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए पूरे मुगल सेना को वो पराजित करता है। यहाँ से पराजित होकर के हुमायूं फिर दिल्ली जाता है। दिल्ली में कामरान उसकी हेल्प करने के लिए आता है। अब यहाँ हुमायूं और कामरान के बीच में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाती है। कामरान चाहता था कि हम मुगल सेना का नेतृत्व करें, हमारे नेतृत्व में युद्ध हो। और हुमायूं का मानना था कि अगर कामरान के नेतृत्व में युद्ध होगा तो फिर कामरान खुद को शासक घोषित कर लेगा और हम अपदस्थ हो जाएंगे। तो इस कारण से दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाती। 1 साल का लगभग समय बीत जाता है और अंत में फिर हुमायूं खुद ही कामरान दिल्ली छोड़ के फिर काबुल कांधार की ओर कूच कर जाता है और हुमायूं फिर आता है कन्नौज में युद्ध करने के लिए। तो कन्नौज या विलग्राम, इसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज या विलग्राम दोनों जगह एक ही है। तो ये 17 मई 1540 को ये युद्ध होता है, जहां पर निर्णायक रूप से हुमायूं को या मुगलों को अफगानियों के द्वारा निर्णायक रूप से पराजित कर दिया जाता है। अब इसके बाद हुमायूं भारत से पलायन कर जाता है। भारत से निकलने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हुमायूं कुछ दिनों तक सिंध और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर स्थापित होकर के चाहता है कि हम अपना फिर से शक्ति को प्राप्त करें, फिर से साम्राज्य स्थापित करें, लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर वो वहां से पलायित होकर कामरान का हेल्प लेना चाहता है। कामरान भी उसकी सहायता नहीं करता है, तो वो ईरान की तरफ कूच कर जाता है। और फिर ईरान की सहायता से फिर देखेंगे कि आगे आगे शेरशाह 4-5 साल में फिर शेरशाह का भी पतन होता है। फिर हुमायूं भारत तरफ आने की कोशिश करता है। तो एक लंबा समय है अभी। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग शेरशाह के विषय में जान लेते हैं। शेरशाह मुख्य रूप से एक अफगान सैनिक था और इन लोगों का जो परिवार था, ये रोह अफगान का एक क्षेत्र है, वहीं से पलायित होकर के ये भारत में आया था। और मुख्य रूप से जो प्रारंभिक समय था, प्रारंभिक समय में ये लोग हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में रह रहा था। वहीं पर इसका पिता जो हसन था, वो इसका वहां पर एक लुटेरा के रूप में, या कहिए कि उस समय चूंकि अराजकता की स्थिति थी, तो एक योद्धा के रूप में अपना पहचान स्थापित कर रहा था। उसको कुछ जागीरदारी दक्षिण बिहार में दे दिया गया था। दक्षिण बिहार में जब उसको कुछ जागीरदारी मिलती है तो उस जागीरदारी का देखभाल करने के लिए वो उसका एक पुत्र था फरीद, उस फरीद को वहां पर नियुक्त करता है। यही फरीद आगे चल के शेर खां के नाम से, मतलब बहुत सारी जनश्रुतियां हैं। कुछ जनश्रुतियां हैं कि वो किसी शेर का शिकार किया था जिसके कारण से उसका नाम शेर खां कर दिया गया था। कुछ का है कि वो उस समय जलाल का संरक्षक के रूप में ये नियुक्त हुआ था, तो उसके जो शासक थे उसने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। तो उससे आप लोगों को कुछ ज्यादा लेना देना नहीं। आप ये ध्यान में रखेंगे कि आरंभिक रूप में एक अफगान लड़ाका के रूप में इसकी शुरुआत होती है इसकी जीवन की। या फिर बाबर के अधीन भी कुछ दिनों तक रहता है। बाबर के अधीन जब युद्ध होता है तो वहां पर ये बाबर के सेना में भी शामिल होता है। बाबर के सेना में शामिल होता है, वहां पर कुछ दिनों तक युद्ध किया। उसके बाद फिर ये अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने के मंशा से 2-3 विवाह करता है। और 2-3 विवाह ये अपनी कूटनीति को अंजाम देने के लिए करता है। पहले तो वो जलाल की माँ से विवाह कर लेता है,
जो फिर वो रोहतास